तरह के आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स जैसे मैंने आपको बताया क्लास, ये डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल राइट्स है। ओके, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मोस्टली इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, मतलब किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के फुल ग्रोथ के लिए। ओके, जैसे मेरे बोलने का अधिकार, मेरी मूवमेंट का अधिकार, मेरा ऑक्यूपेशन का अधिकार, मेरा इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। फंडामेंटल राइट्स का अगर ध्यान में देता हूं, ग्रुप ओरिएंटेड कम है, ग्रुप ओरिएंटेड कम है। बस रिलीजियस राइट्स या आर्टिकल जो आपके एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो ग्रुप ओरिएंटेड है, बाकी मोस्टली फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर ये स्टेटमेंट वाला आ जाए तो समझ पाओ इस लाइन को, फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ये प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार। मेरी की बात हो रही, मेरा, मेरी बोलने का अधिकार, मेरे को मूवमेंट का अधिकार, मेरा ऑक्यूपेशन का अधिकार, मेरे बराबरी का अधिकार, मेरे नौकरी का अधिकार, मेरा शब्द आ रहा है, मतलब ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। वहीं डीपीएसपी ग्रुप ओरिएंटेड, बिकॉज ये सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है। ओके, मतलब जो डाउन प्रोडक्ट है, जो ये सोशल इक्वालिटी के राइट्स है। डीपीएसपी की बात करें तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है। अब यहां पे बेटा आ गया सोशल मतलब सोसाइटी। सोसाइटी एक इंडिविजुअल नहीं होती, सोसाइटी ग्रुप है। अब जैसे आपका आर्टिकल मैटरनिटी रिलीफ देता है तो वो किसी एक लेडी को मैटरनिटी रिलीफ नहीं देगा, वो सारी लेडीज की बात कर रहा है। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देता है, किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, वो सारे पर्सन की बात कर रहा है। तो डीपीएसपी आर अ ग्रुप राइट्स। ओके, ये सोशल एंड इकोनॉमिक है, वो डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल्स हैं। हम डिफरेंस बाद में करेंगे, पर हम पहले देखेंगे कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अब लड़ाई कहां शुरू हुई, बात वही हुई, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ग्रुप राइट्स। यहां से कहानी शुरू होती है, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ग्रुप राइट्स, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार और एक ग्रुप का अधिकार। अब यहां पे दिक्कत क्या आ जाती थी कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं पर डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। तो यहां पे कोर्ट इस बारे में कंफ्यूज था या इस बारे में परप्लेक्स था कि वो ग्रुप राइट्स पे जाए या इंडिविजुअल राइट, क्योंकि एक जस्टिसिएबल है, पर कोर्ट के सामने एक परप्लेक्स सिचुएशन थी कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आपको इस मामले में देना ही पड़ेगा डिसीजन, और एक कह रहा, सरकार कह रही है नहीं भाई, हम कुछ का अधिकार ले रहे हैं और बाकियों का अधिकार की हम कल्याण कर रहे हैं, तो ग्रुप राइट्स पे फोकस करिए। तो यहां से शुरू हो जाता है क्लैश, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का। ओके, आजादी के तुरंत बाद, मैं इससे पहले फंडामेंटल राइट्स में भी आपको ये बता चुका था, आजादी की पहला जो केस आया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का क्लैश का, वो था क्लास चंपकम दुरई राजन। आपको मैं सब लिखवा दूंगा। ओके, दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, ये पहला केस था जिसमें फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट डीपीएसपी के साथ। ओके, ये भले ही एक सर्विस देने वाला अधिकार था, पर ये डीपीएसपी से क्लैश कर रहा था। और इस केस के बाद ही इसका केस का सबसे बड़ा असर क्या हुआ, दिस केस लेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पहला संविधान संशोधन लिया गया इस केस के बाद, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जिसके मतलब इस केस के बाद ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराया गया। सरकार के पास जवाब नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि हम फंडामेंटल राइट्स के साथ जाएंगे, जस्टिसेबल है, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से नहीं जाएंगे क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल है। तो सरकार को एक तरीके से ना चाहते हुए भी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया। और ध्यान रखिएगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब हुआ था जब सरकार भी गठन नहीं हुई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया था, मतलब तब लोकसभा नहीं गठित हुई थी, इलेक्शन से पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
was done by provisional government. स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? तो अगर आपने हल्का सा, तो एक जिसने हल्का हल्का पढ़ा है वो कहेगा यार अमेंडमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा सर, करेक्ट है स्टेटमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया था, मतलब तब लोकसभा इलेक्ट नहीं हुई थी फर्स्ट। ओके, लोकसभा का जो पहली जो सेशन चला है वो आपके मतलब 51 में तो इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, 52 से एक तरीके से इलेक्शंस मतलब पार्लियामेंट चली है। ओके, और ये तो 51 में आपके अमेंडमेंट हो गया था। ओके, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया था। ओके, तो हेडिंग डालिए खास आज की टॉपिक की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन there are two type of rights. One are justiciable, one are justiciable, justiciable, given in part third, given in part third of the constitution as fundamental rights, fundamental rights, which are democratic and political rights, which are democratic and political rights, democratic and political rights given to the individual citizens, given to the individual citizens, given to the individual citizens, citizens for their overall development. The second type of rights are given in part 4 of the constitution. The second type of rights are given in part 4 of the constitution, as directive principle of state policy, as directive principle of state policy, DPSP, as directive principle of state policy, which are social and economic rights. बेटा ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आईएएस और पीसीएस के लिए। which are social and economic rights. These are the group rights. These are the group rights aimed to establish a welfare state. Aim to establish a welfare state. Full stop. लिखिए next paragraph. Since the inception of our constitution in 1950, since the inception of the constitution in 1950, within few months, the conflict arose. Within few months, the conflict arose. The conflict arose between fundamental rights and directive principle of state policy, between fundamental rights and directive principle of state policy, when state मतलब government, when state oblique government need to implement some DPSP, need to implement some DPSPs which infringes or abridges
इन्फ्रिंजेस और एब्रिजेस, एब्रिजेस समझते हैं ना, जो निगेट करता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, इन्फ्रिंजेस और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, and the very first case and the very first case which highlighted this conflict, was चैपकम। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तब तमिलनाडु नहीं था, 1950 केस, चंपकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 केस। This case highlighted the conflict between fundamental rights and DPSP. Fundamental rights and DPSP. अब जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों ने बीच में आए हैं, तो हो सकता है इस केस के बारे में ना जानता, मैं बता देता हूं। चंपकम दुराईराजन एक लड़की का नाम था जो कि मद्रास स्टेट में रहती थी। ओके, इसने उस समय अपने समय में मेडिकल सीट क्वालिफाई कर ली थी, मतलब मेडिकल लिस्ट में जो उस समय, मतलब आई डोंट नो 50 में उस एग्जाम को, जैसे 80s के समय या 90s के समय जैसे आज नीट होता है ना, उसमें पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी या सीपीएमटी होता था, जो सेंटर का होता था सीपीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट या पीएमटी, तो वो क्वालिफाई कर लिया था। पर मद्रास में 1927 का एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसमें यह कहा गया था कि जो डिप्रेस क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको प्रेफरेंस मिलेगा और जनरल कास्ट को सीट को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इस केस, और यही कारण था कि चंपकम दुराईराजन को सीट से नहीं दी गई। चंपकम दुराईराजन वॉज ए इनलाइटेंड पर्सन। वो कोर्ट चली गई, उसने कहा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी का अधिकार देता है, तो जब हमें बराबरी का अधिकार है तो हमारी सीट क्यों रखी गई, क्यों ना मेरे को सीट। और जब मैंने मेरिट लिस्ट क्वालिफाई की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल लागू ही हुआ था और पहले लागू होते ही कुछ महीनों में ही ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब फंडामेंटल राइट्स के सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चीज क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है कि भाई वो जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट करेगा ही करेगा उस पर हस्तक्षेप, इंटरफेयर करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट के केस को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, शी इज राइट, चंपकम दुराईराजन को मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट को लगा कि अगर इस तरीके से सारे जनरल कैंडिडेट्स सीट्स पे इसी फंडामेंटल राइट का अपना अधिकार लेने लग गए, तो डिप्रेस क्लासेस के लिए जो हमने सीट्स रिजर्व कर रखी उनमें तो कोई एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष में दे दिया था। इस केस के खिलाफ, मतलब इस केस को ध्यान में रखते हुए 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें यह प्रूव किया गया कि सरकार कुछ सीटें डिप्रेस क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखेगी, और वो वहां से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे ये पहला कॉन्फ्लिक्ट था जहां पे एक इंडिविजुअल राइट वर्सेस ग्रुप राइट। तभी मैंने कहा ना, फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट्स, डीपीएसपी आर ग्रुप राइट्स। ओके, लिख लीजिए क्लास। इन चंपकम दुराईराजन केस, the Supreme Court issued its verdict in favor of fundamental rights. It was also the first case on reservation. ध्यान रखिएगा, it was also the first case on reservation. ये भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। It was also the first case on reservation. रिजर्वेशन का पहला केस था। Stop. This case verdict, VRDICT, this case verdict led
to the first amendment of Indian Constitution, led the first amendment of Indian Constitution, बेटा यहां बैठ जाओ, वहां पे आप कैसे लिख पाओगे? ओके, Indian Constitution, and it is to be noted that during the first amendment Lok Sabha was not formed. Lok Sabha नहीं बनी थी. Lok Sabha was not formed. Lok Sabha was formed. Lok Sabha was formed in 1952. Lok Sabha was formed in 1952. Full stop. This conflict was between Article 16, इस तरह से लिख लीजिएगा, Article 16 bracket 2 clause 2, Article 16 clause 2 of fundamental rights, Article 16 clause 2 of fundamental rights, and Article 46 and Article 46 of DPSP, Directive Principle of State Policy, and Article 46 of DPSP. फर्स्ट लोकसभा में सबसे पहले वोट किस एरिया में पड़ा था? किस एरिया में पड़ा था? आज के हिसाब से किस स्टेट में पड़ा था? फर्स्ट लोकसभा का फर्स्ट वोट, ये सब चीजें याद होने चाहिए, सब बड़ी बेसिक चीजें हैं. बंगाल, मतलब वही इनलाइटेंड स्टेट है. बॉम्बे भी तो होना चाहिए, मद्रास. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लोकसभा में पहला वोट हिमाचल प्रदेश में पड़ा, एचपी में पहला पड़ा. तब हिमाचल प्रदेश बना नहीं था, इट वॉज पार्ट ऑफ पेप्सू. ओके, पर पहला वोट पड़ा था हिमाचल प्रदेश में. यहाँ पे जो लोग हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके स्टेट पीसीएस में आ सकता है. पहला वोट आपके फर्स्ट लोकसभा का पहला वोट एचपी में पड़ा था. ओके, क्यों? क्योंकि इससे पहले विंटर शुरू हो जाती थी, तो पहले वहां स्नोफॉल हो, सबसे पहले वोटिंग हिली एरियाज में होगा, सबसे पहले हिमाचल एरिया में वोटिंग हुई थी. ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन का वोट. ओके, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट held that since the Constitution itself in Article 37, since the Constitution itself in Article 37 says that directive principles are not enforceable by court. Directive principles are not enforceable by court, and therefore fundamental rights has an upper hand over DPSP. Fundamental rights has an upper hand over DPSP. Or in other words, the DPSP have to conform to or run subsidiary to the chapter on fundamental rights. Run subsidiary
to the chapter on fundamental rights. Full stop. देखिए, thus in first case fundamental rights were given superiority over directive principle of state policy. Fundamental rights were given superiority over fundamental rights were given superiority over directive principle of state policy. In between some other cases like Mohammad Hanif Qureshi versus स्टेट ऑफ बिहार 1958 केस। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज देखो क्या सर, मैं हमारे उत्तराखंड के जो टीचर है उनके मेंस का एग्जाम है। जब तक सर नहीं आते हैं उत्तराखंड की क्लास इंग्लिश मीडियम की रिज्यूम नहीं होगी, और तब तक मेरा शेड्यूल, आज कुछ कारणों से मैं लेट हो गया, ओके, तब तक मेरा शेड्यूल वाला 3:30 का है, तो असेंबली 3:45 तक क्लास शुरू हो जाएगी। आज लेट हो रहा हूं, मुझे मालूम। आज मेरे को ही बहुत देर में बताया गया था। मेरे को सर, आपने देखोगे सर ने पहले पुराना टाइम टेबल डाला, फिर सर ने रिवाइज टाइम टेबल, मेरे को ही 12:30-1 बजे बताया गया था, ओके। तो मैं ऑलरेडी कुछ मीटिंग्स में शामिल था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया, ओके। मेरे को बहुत करीब 12:30-1 बजे के आसपास बताया कि सर आपकी क्लास आज 3:30 बजे लगा, ओके। तो मेरे को समय, मतलब ये था कि आज फिलहाल मैं 4-5 बजे तक पहुंच गया था, ओके, 3:30 का करते करते जल्दी, ओके। तो कल से आपकी 3:45 तक क्लास शुरू हो जाएगी, ओके। क्योंकि बड़ौनी सर करीब 15 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, ओके। तो आपकी उत्तराखंड की क्लास 8-9 दिसंबर से रिज्यूम हो जाएगी, उत्तराखंड की क्लास, ठीक है। तब तक आपकी क्लास मेरी और सिद्धांत सर की चलेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी ही क्लास रहेगी, ठीक है। तो मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 केस। In this case, again conflict arose between Article 19 Clause 1G versus Article 48 of DPSP, कोई प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क कैटल, ओके, काउ स्लॉटर के ऊपर था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1G and Article 48 of DPSP. The Supreme Court again sided with the fundamental rights. Supreme Court again sided with the fundamental rights. Another case was सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह, ये सब आपको याद होने चाहिए। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 केस। 1965 केस। In this case, the Parliament's 17th Constitutional Amendment Act was challenged. The Parliament's 17th Constitutional Amendment Act was challenged
challenged for violating the fundamental rights, for violating the fundamental rights. Again, Supreme Court favored. Again, Supreme Court favored fundamental rights. Favored the fundamental rights. अब आप कहोगे ये तो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, वो किस तरीके से डीपीएस पे था? ये इनडायरेक्ट था। मतलब 17वां जो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था कि वो लैंड एक्वायर कर सकती है जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, और वो लैंड लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो भाई राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस आ गया कि भाई जो जमींदार होगा, जो भूमिहार होगा, जिसके पास बहुत सारा लैंड है, वो यही कहेगा ये तो मेरी जमीन थी, मेरे दादा मेरे पुरखों की जमीन थी। सरकार कौन होती है एक्वायर करने वाली? और हमें संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल किसमें 31 में प्रॉपर्टी का दे रखा है कि हम प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला, मतलब सरकार का पक्ष क्या था कि यहां हम डीपीएसपी करने वाले, मतलब ध्यान रखिएगा, कुछ कई आपसे हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले जाए आईएएस और पीसीएस के कि ये तो डायरेक्टली था ही नहीं डीपीएस, तो आप सोच सकते, आप वहां बताओगे कि सर सरकार ने ये दिया था कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ 39B और 39C, मतलब रिसोर्सेज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंसर्न टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक के पर्सन के पास वेल्थ ना रहे, उनसे वेल्थ ले करके बराबर बराबर। तो ये किस में कह रहा है? 39B और 39C कह रहा है। तो मतलब ध्यान रखिएगा, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वैसे तो ये केस फंडामेंटल राइट्स के लिए था, पर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था, उसमें डीपीएसपी पे फोकस किया था कि हम जो जमींदार हैं उनसे जमीन ले करके लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम 39B और 39C प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करेंगे और इससे हम गरीबी दूर करेंगे। भाई उनके पास लैंड आ जाएगा तो वो खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो वो कम से कम अपना जीवन यापन तो खुद ही कर लेंगे। भाई ठीक है, बाजार नहीं बेच पाएंगे, पर हाँ जो है वो भूखे तो नहीं सोएंगे। ओके, तो ये इनडायरेक्ट केस था। वैसे तो कुछ ये केस मोस्टली फंडामेंटल राइट्स में आता है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इसे अगर डीपीएसपी में भी लिखोगे ना तो वैलिड है, इट इज वैलिड। आप इसे गूगल भी करके सर्च करोगे तो वैलिड है। इनडायरेक्ट रेफरेंस है इसमें सरकार का डीपीएसपी का, तो उसमें सरकार ने यही कहा कि ये हम इसके थ्रू 39B और 39C को प्रमोट कर रहे हैं। और 39B और 39C क्या है? डीपीएसपी। ओके, तो ये 3 केस है। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया वो दैट इज गोलकनाथ केस। ओके, गोलकनाथ केस। ओके, गोलकनाथ केस वाज द लैंडमार्क केस। ओके, गोलकनाथ केस ने ये कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स में आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, नए स्टूडेंट्स भी ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ केस आपके सबसे इंपॉर्टेंट केस था। ओके, गोलकनाथ केस से ही मतलब उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अगेन प्रॉपर्टी विवाद था। ओके, प्रॉपर्टी विवाद था। ओके, ये पंजाब का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, प्रॉपर्टी विवाद था। ठीक है, अब उस समय इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, वो कई सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कर रहे थे। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब अमीरों से चीजें ले करके बाकी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, अपनी इमेज सुधारना एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, फैक्ट था ही। ओके, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कई सारे डिसीजंस, काफी सारे अच्छे डिसीजंस रहे हैं, और जैसे मतलब एक तरीके से आज चीजें इंडिया उस कारण डिसीजन से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स, अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए क्या चाहिए? भूमि तो चाहिए। अब सारी भूमि तो आपके अमीरों के पास रही थी, तो उनसे भूमि ले करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस करना। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आपके बैंक्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड चाहिए, HYV सीड चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। इंग्लिश में हाई यील्डिंग वैरायटी, हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाले बीज। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए महंगे होते थे। फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए। ओके,
और ये HYV सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड चाहिए, उसके लिए अगेन पैसा चाहिए। अब किसान के पास पैसा नहीं था, तो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। और बैंक, क्योंकि इससे पहले सिर्फ भारत में 1969 से पहले भारत में एक ही सरकारी बैंक था, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सारे बैंक भारत में प्राइवेट बैंक थे। प्राइवेट बैंक से कही जा रही थी इंदिरा गांधी की भैया जाइए गांव में ब्रांच खोलिए, जाइए गांव में ब्रांच खोलिए। अब सरकार, उनको मालूम था कि गांव में किसान को क्या, किसान लोन लेगा वापस थोड़ा करेगा। तो इंदिरा गांधी ने एक झटके में जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन, और सरकारी मालिक बन गई। सरकार ने सीधे कहा कि चाहिए। तो बैंक का नेशनलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन को आप को रिलेट करेंगे, मतलब एक पॉलिटिकल टॉपिक है और एक इकोनॉमिक का टॉपिक है, या एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, दोनों को रिलेट करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैंक नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी था। भारत में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बैंक नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि अब सरकार बैंक की मालिक बन गई, तो बैंकों को सरकार का कहना मानना पड़ेगा। तो बैंक नेशनलाइजेशन किया। तो अब इससे क्या हुआ कि एक तरीके से ये सब क्या थे भाई, बैंक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, बैंक को सरकारी प्रॉपर्टी बना दिया, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेकर के सरकारी प्रॉपर्टी। और उसके अगेंस्ट कौन सा केस गया था बैंक नेशनलाइजेशन के? हाँ भाई, हाँ, रुस्तम जी कावस जी वर्सेस ओके कूपर केस। ओके, कूपर केस, रुस्तम जी कावस जी। ओके, जिसे बैंक नेशनलाइजेशन केस कहा जाता है। ओके, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में आई विल टेक दीज थिंग्स। ओके, तो अब ये सब क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के सरकार उस चीज पे कंट्रोल कर रही थी। मतलब आपने अपने पैसे से प्रॉपर्टी बनाई और सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली। तो उसी में से एक केस आया था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, इसका पूरा केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 68 67 केस था। 67, आई थिंक 67 केस है। ओके, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 68 केस। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अजीबो गरीब वर्डिक्ट दिया। उसने कहा पार्लियामेंट के पास उन्होंने पहले बात कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी क्वाइट सैक्रोसेंट, बहुत पवित्र हैं। सरकार इतनी जल्दी जल्दी जो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स कर रही है वो पॉसिबल नहीं, दे आर सैक्रोसेंट, पवित्र है। और अगर सरकार को फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठे, संविधान निर्मात्री सभा, तब अमेंडमेंट होगा। सरकार के पास, सरकार जो सारे डिसीजंस कर रही थी वो सब ओके। अब गोलकनाथ केस के बाद कहानी जो शुरू होती है वो होती है जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट। गोलकनाथ केस को नलीफाई करने के लिए 23, 24, 25th अमेंडमेंट लाया गया, और 23, 24 और 25th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। आज तक के भारत का सबसे इंपॉर्टेंट केस केशव नंदा भारती केस से चला। और केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा कि गवर्नमेंट कुछ भी संविधान में संशोधन कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। अब तक ये होता ना कि सरकार फंडामेंटल को चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है, डीपीएसपी में क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आया वो फेमस था केशव नंद, ये केरला का था, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस, 1973 का केस। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और उस लक्ष्मण रेखा का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा सरकार सब कुछ अमेंड कर सकती है, सब कुछ अमेंड कर सकती है सिवाय आपके दिस वन, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए संविधान का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प कार्ड अपनी जेब में रख लिया।
बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके, यहां से इस डॉक्ट्राइन का चीज आई। और इंदिरा गांधी वॉज अ, मतलब जैसे कहते नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लीडर, उसके थंपिंग मेजोरिटी भी थी, फिर इमरजेंसी भी लग गई थी, उन्होंने इसके बाद भी नहीं रुकी। उन्होंने अमेंडमेंट बताया कि डीपीएसपी का 39B और 39C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दे विल हैव एन अपर हैंड, दे विल हैव एन अपर हैंड ओवर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ओके, 14 और 19 के ऊपर हो गया, मतलब 14 19 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये फ्रीडम्स दे रहा। ओके, 19 के ऊपर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग मान भी लिया, क्योंकि सरकार ने दलील दी कि हम कुछ का अधिकार लेंगे और बाकी लोगों का कल्याण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, वेलफेयर है, कुछ का अधिकार ले रहे हैं, कुछ परसेंटेज का अधिकार ले रहे हैं और बाकी लोगों का कल्याण कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। पर इंदिरा गांधी इसके ऊपर भी बढ़ गई। उन्होंने फिर कहा कि सारे डीपीएसपी का जो स्टेटस है फंडामेंटल राइट से, वो केस में चैलेंज हुआ आपके मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस, 1980 केस में चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स। ओके, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, मतलब एक रथ के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया बड़ा होगा और एक पहिया छोटा होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। ओके, तो उन्होंने कहा दोनों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे डीपीएसपी को हम फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं बना सकते, हम सिर्फ ये मान सकते हैं। तो आज भी यही है, 39B 39C का कोई अगर कानून बनेगा, भले ही वो आर्टिकल 14 19 का हनन करे, वो एप्लीकेबल है, और बाकी डीपीएसपी। ओके, तो ये पूरी कहानी है आपके आज के लेक्चर की। ओके, लिख लीजिए फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ना भाई, यस और नो? यस सर। ठीक है जी, ओके, लिखिए क्लास। In 1967, in 1967, there was a landmark case. There was a landmark case known as Golaknath versus State of Punjab. Golaknath वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस। 67 है मेरे क्लास, मैंने 68 लिखा, 67 है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस। in this case in this case for the first time a bench of 11 judge of Supreme Court was formed. Bench of 11 judge of Supreme Court was formed. Headed by then Chief Justice K. Subbarao. Headed by then Chief Justice K. Subbarao, Subbarao, K. Subbarao. K. Subbarao, ध्यान रखिएगा, ये केस का आपको चीफ जस्टिस मालूम होना चाहिए, कौन चीफ जस्टिस ने दिया था। ओके, के सुब्बाराव। ओके, और ये केशवानंद भारती केस के समय में कौन चीफ जस्टिस थे? पातंजलि। जस्टिस सीकरी वाज द चीफ जस्टिस। ओके, देखिए ये सब चीज ध्यान रखिएगा, कौन, ये सब लैंडमार्क केसेस हैं, तो मालूम होना चाहिए किस चीफ जस्टिस। सारे जजेस के नाम रखने की याद रखने की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस कौन था। ओके, तो
Justice K. Subba Rao and the other judges of Supreme Court held that fundamental rights cannot be abridged or diluted. Fundamental rights cannot be abridged or diluted. Cannot be abridged. I hope लिख लेंगे abridged. Or diluted. To implement directive principles. This decision forced the government to amend the constitution. This decision forced the government to amend the constitution. Stop. The Indira Gandhi government brought 24th Constitutional Amendment Act 1971. The Indira Gandhi government brought 24th Constitutional Amendment Act 1971 and amended Article 13 and Article 368. Article 13 and Article 368. Article 13 and Article 368, which gave a clear-cut power to the Parliament, power to the Parliament to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. Meanwhile, the government again saw a setback. In Rustom Kavarji Cooper versus Union of India 1970 case. Rustom Kavarji Cooper versus Union of India 1970 case, also known as बैंक नेशनलाइजेशन केस. याद रख लेना, क्लास क्वेश्चन बना है एग्जाम में. Also known as बैंक नेशनलाइजेशन केस और आरसी कूपर केस, इसे आरसी कूपर कभी कहा जाता है. इस केस में गवर्नमेंट हार गई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के पक्ष में डिसीजन दे दिया था कि मतलब आप कैसे किसी की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी रातों रात. ओके, कैसे ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के पक्ष में डिसीजन दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ. तो मैंने तभी तो कहा था गोलकनाथ केस के बाद जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट शुरू हो गया. गवर्नमेंट जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो चलती थी उस पर जुडिशरी को ऑब्जेक्शन था, और फिर उसको ओवरकम करने के लिए फिर पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेती थी, उस पर फिर जुडिशरी को ऑब्जेक्शन था. ओके, तो ये मामला थमा जब केशवानंद भारती केस आया, तब उसमें हो गया कि सब कुछ बदल सकते हैं बट डॉक्ट्राइन पर आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते. ओके, लिख लीजिए क्लास. In this case, the Supreme Court decided in favor of banks. And as a result,
and as a result 25th constitutional amendment 25th constitutional amendment was questioned by the Supreme Court, was questioned by the Supreme Court. By the Supreme Court. Which talks about hurry to achieve socialism instantly and overnight. Hurry to achieve socialism instantly and overnight. क्या आप एक साथ में ही सोशलिज्म को ले आओगे पूरी कंट्री में? सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया. Hurry to achieve socialism instantly and overnight. To stop. Government also passed. बेटा ये सारे अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. 24, 25, 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं. गवर्नमेंट अगेन पास्ड 26th Constitutional Amendment Act 1971, 26th Constitutional Amendment Act 1971, which abolished the privy purses, the privy purses, प्रीवी पर्सेस समझते हैं ना, जो किंग्स और जो पहले अर्स्टफाइल रूलर्स को एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती थी पैसा, which abolished the privy purses given to the erstwhile princes and rulers, erstwhile princes and rulers. The Supreme Court challenged या ऐसे लिख लो. This case was challenged in Supreme Court. This amendment was challenged in Supreme Court. In anybody? Challenge in Supreme Court in Raghunath Rao, Ganpat Rao versus Union of India 1972 case. Raghunath Rao, Ganpat Rao versus Union of India 1972 case. To stop. Later on, next paragraph, later on, Supreme Court clubbed 24th, 25th and 26th Amendment. 24th, 25th and 26th Amendment and heard along with Keshav Nand Bharati case and heard along with लिखा हुआ केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला
1973 case, 1973 case. In this case, for the first time, 13 judge bench was formed. 13 judge bench was formed under Chief Justice SM Sikri. ये सब इंपॉर्टेंट है. अंडर चीफ जस्टिस SM Sikri. And the bench ruled with 7/6. And the bench ruled with 7/6. बहुत thin majority थी बस एक की. 7/6. That Parliament could amend any or every part of the Constitution. Parliament could amend any or any part of the Constitution, including fundamental rights, but it could not destroy the basic structure of the Constitution. It could not destroy the basic structure of the Constitution. It could not destroy the basic structure of the Constitution. Full stop. Thus, from Keshananda Bharati case, doctrine of basic structure was propounded, PROPOUNDED, propounded. तो एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से किसकी जीत हुई? फंडामेंटल की जीत हुई. मतलब जुडिशरी की जीत हुई या सरकार की जीत हुई? जुडिशरी की जीत हुई. ट्रम्प कार्ड तो इनके पास है ना कि होगा या नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुप्रीम कोर्ट का. ओके, तो स्टूडेंट समझ में आ रहा ना कि इस केस में जीत किसकी इनडायरेक्टली हुई है? सुप्रीम कोर्ट की हुई है. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, उसने कहा कि हम डिसाइड करेंगे कि तुम अमेंड तो सब कुछ कर सकते हो, पहले सब कुछ तुम कर सकते हो, तो तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये हम बताएंगे. तो जो फाइनल डिसीजन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है. तो ट्रम्प कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया. अब इंदिरा गांधी इससे कहां चुप होने वाली थी? इंदिरा गांधी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करेंगे. ओके, और उस थ्री की बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 2 साल बाद 1975 में, और उसमें वो लेके आए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसमें 31C कैपिटल C एक लॉ लेके आए जिसमें कहा पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है. ओके, लिख लेगा. टू नलीफाई द केशवानंद भारती केस, to nullify the Keshananda Bharati case, to nullify NULLIFY, to nullify the Keshananda Bharati case, the Indira Gandhi government put forwarded 42nd Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act, which amended Article 31 capital C, amended Article 31 capital C, and also enlarged the scope of
directive principle of state policy, and also enlarged the scope of directive principle of state policy, state policy, state policy, where they can prevail over Article 49 or Article 14, 19 or 31, where they can prevail Article 14, 19 and 31. So stop. This change of Article 31 capital C, this change of Article 31 capital C was challenged in Minerva Mills versus Union of India 1980 case. Minerva Mills versus Union of India 1980 case. Supreme Court struck down the added provision in 31 capital C. Supreme Court struck down the added provision in 31 capital C. In Minerva Mills case, the five-judge bench अंडर चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, अभी इससे पहले जो चंद्रचूड़ रहते हैं फादर थे, ओके, हाँ, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस, ओके, चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़। और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ने शपथ ली है? 63, 53, ओके। किस आर्टिकल के तहत? 125, 142 कौन कह रहा है भैया? ओके, हाँ, ओके, ओके, 125 या 124 है? 125, ओके। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, ओके। आज 53rd चीफ जस्टिस ने शपथ ली है, ओके। वाईवी चंद्रचूड़, अभी 1-1.5 साल पहले जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे वो इनके ही लड़के थे, वाईवी चंद्रचूड़, ओके। देन चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ along with four other judges held that all DPSP cannot be या इसे क्लास थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि एक्चुअली मैं क्लास लाइव डिक्टेशन कर रहा हूं ना। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सुपरसीडेड बाय डीपीएसपी। ऑल फंडामेंटल राइट्स, इसे ऐसे कर लेना, कैन नॉट बी सुपरसीडेड बाय डीपीएसपी। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सुपरसीडेड बाय डीपीएसपी। ऑल फंडामेंटल राइट्स सीडेड, सुपरसीडेड समझते हैं ना, मतलब दबा देना, अपर हैंड। क्योंकि देखो सिंपल बात, देखो मेंस में एक बात सीखना, एक वर्ड का रिपीटिशन करने से रोकना। मैं इससे पहले अपर हैंड बोल चुका हूं, अब फिर से अपर हैंड बोलूंगा, तो आपके पास, दैट्स व्हाई मैंने कहा आपको सेकंड करोड़ वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, पर हाँ आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी ना डिसेंट होनी चाहिए, मतलब जिसमें आपको 1-2 शब्द के सिनोनिम्स मालूम होना चाहिए, और वो चीज आपको प्रैक्टिस से मालूम होगी। द मोर यू राइट द थिंग, द मोर आपकी वोकैबुलरी, ओके। कैन नॉट बी, ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सुपरसीडेड by DPSP, and therefore Supreme Court held that there must be a balance between fundamental rights and DPSP. There must be a balance between fundamental rights
and DPSP. And today only 39, only Article 39B, only Article 39B and 39C have an edge over fundamental rights. Have an edge over fundamental rights. 14 and 19. Hedge over fundamental rights, Article 14 and 19. While in other cases, the directive principle of state policy are subordinate to fundamental rights. Subordinate to fundamental rights. Okay. तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए. चंपकम दुराई राजन, फिर मोहम्मद कुरैशी वर्सेस हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ के बाद केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ और केशवानंदा भारती केस के बाद 24, 25, 26 अमेंडमेंट. ओके बस कहानी. बस ये चीज अगर आपको दिमाग में ये मैप है तो आप आंसर खुद ही लिख डालोगे. ओके. शुरुआत की इंट्रोडक्शन कर देना कि हाँ भैया फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ग्रुप राइट्स है. और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप की कहानी शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ और आखिरी में मिनरवा मेंस में क्लोज कर देना कि भैया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेंस हार्मोनी होनी चाहिए और हम 31C का वो मानते हैं जहां 39B और 39C को एज है बाकी फंडामेंटल राइट पर, हम बाकी नहीं मानते कि सारे DPSP को एज है फंडामेंटल राइट्स. ओके. एंड दिस फिनिशेस योर चैप्टर. ओके. तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है. कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. FD शुरू करेंगे. ड्यूटीज 2 दिन का लेक्चर है. वैसे इन जनरल ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाया ही नहीं जाता है. वो कहते हैं ये मतलब एक तरीके से छोटा सा चैप्टर है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा. पर कई बार आप इसमें आपने देखा होगा PVIQ उठाएंगे, मेंस में क्वेश्चन बने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के. मेंस में क्वेश्चन बने फंडामेंटल ड्यूटीज के. ओके. तो आप हम क्योंकि जैसा मैंने कहा ना क्लास में चैप्टर आपको कंप्लीट करा के मतलब कोर्स जो मेरे एरिया में है कंप्लीट एक चीज कराएंगे तो 2 लेक्चर 2 दिन का लगेगा, आज और कल का लगेगा फंडामेंटल ड्यूटीज का. और उसके बाद पॉलिटी का एक तरीके से हल्का सा फ्लैशबैक होगा जो कि नया टॉपिक में होगा जब मैं पढ़ाऊंगा यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो उससे पहले फिर से चीज होगी कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, एग्जीक्यूटिव के क्या काम होते हैं. तो ये सब हमने चैप्टर 1 नंबर 1 में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में. एक तरह से पॉलिटी का फिर से फ्लैशबैक होगा. यूनियन एग्जीक्यूटिव 3-4 दिन का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा क्लास. ओके. और उसके बाद शुरू होगा आपके प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुरू होगा. ओके. आज के लेक्चर से किसी को कोई दिक्कत? ओके. चीजें समझ में आ गई? ओके. केसेस के ईयर याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. केसेस किस स्टेट्स के खिलाफ लगे थे वो भी याद रखिएगा कि सज्जन सिंह स्टेट के खिलाफ था, राजस्थान. गोलकनाथ पंजाब. केशवानंदा भारती केस केरला. ओके. ईयर याद रख लीजिएगा. सज्जन सिंह आपके 58, गोलकनाथ 67, केशवानंदा 73. इस तरीके से मिनरवा मिल्स 1980. इस तरीके से याद रखें. ये सब प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं. बैंक नेशनलाइजेशन केस पूछा जाएगा तो आप कहोगे RC कूपर केस. ओके. RC कूपर केस आएगा. ओके. तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और फिर उसके बीच के अमेंडमेंट्स याद रख लीजिएगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई 2-3 बार आप रिवीजन करोगे दिमाग में आपके बैठ जाएगा. कोई बहुत विशेष टफ बात नहीं है. ठीक है. तो क्लास सी यू टुमारो. टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज FD पार्ट 4A. ठीक है. पार्ट 4A करेंगे. सर आज क्या करा रहे हैं? अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडियन एस्पेक्ट क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक क्वेश्चन. ओके. हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. क्या क्या है ये सब चीजें. मतलब मुझे नहीं मालूम था टॉपिक, आपने बताया, मैंने आपको क्वेश्चन बता दी इस तरीके का. बड़ा अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट डाला, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके. इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो मेंस में के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. तो कल आपसे मुलाकात होती है. ओके. विद न्यू टॉपिक दैट इज फंडामेंटल FD. ठीक है. थैंक यू. थैंक्स लॉट. रिवाइज करते रहिए क्लास. मैंने बताया 6 दिन बचे हैं, नवंबर भी गया, बस 2025 का लास्ट मंथ है दिसंबर. ओके. तो
दिसंबर नए साल के इंतजार में बीत जाएंगे। ओके, और ध्यान रखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, 31 और 1 दिसंबर, 1 जनवरी ऑफ रहेगा। मैं इंस्टीट्यूट का ये रूल है, 31 और 1 हम ऑफ रखते हैं, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। ओके, 25 दिसंबर में टेस्ट है सर, याद है? मैंने, आप भूल गए, मैं नहीं भूला। 25 दिसंबर में पॉलिटी छुट्टी है, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं। 25 दिसंबर को जो नहीं आया ना, वो मेरी पॉलिटी की क्लास पर नहीं अटेंड कर पाएगा। ओके, 25 दिसंबर को सबकी हाजिरी बहुत जरूरी है। ओके, इसमें बस एक्सेप्शन 2-3 लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में एडमिशन लिया है, मोहित जी, इधर त्रिशा। ओके, 2-3 लोग हैं जिन्होंने हाल में एडमिशन लिया, वो है। बाकी सबको 25 दिसंबर की हाजिरी बहुत जरूरी है। 25 दिनों में पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन टेस्ट होगा, और 25 दिनों में नहीं आया तो बेटा फिर समझ लेना, फिर मेरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक सारी क्लासें डिबार हो। ओके, तो 25 दिसंबर को अभी आपके पास समय है। और कहां तक? फंडामेंटल, हो सकता है थोड़ा यूनियन एग्जीक्यूटिव भी डाल दूं, पढ़ा चुका हूं ना यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन बना पाना 4-5 चैप्टर से बड़ा चैलेंजिंग है, उसमें मेरे को भी बहुत लगना पड़ता है। टॉपिक जितने ज्यादा होंगे तो उसमें आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, नहीं तो अननेसेसरी मेरे को क्वेश्चन डग आउट करने पड़े, वो आपके लिए टफ हो जाएंगे। वो डग आउट करूंगा ना, फिर आपके लिए टफ हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि जितने ज्यादा टॉपिक होंगे तो उसने मेरे लिए आसान आसान क्वेश्चन डालना सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर इज क्रिसमस। क्रिसमस शाम को होता है, दिन में कौन क्रिसमस मनाता है? तो बस सुबह के टेस्ट दीजिए और फिर बाकी क्रिसमस मनाइए। हैं? कन्वर्ट? तो कन्वर्ट आप शाम को हुई है ना, टेस्ट तो आएंगे। तो रीजन उसके पीछे वो तो रहेगा ही रहेगा कि अगर तुम टेस्ट देने नहीं आओगे, ओके, वो फिर उसके लिए फिर मेरी क्लास डिबार हो जाओगे। ठीक है, तो 25 दिसंबर छुट्टी नहीं है, ओके, टेस्ट है, फिर उसके बाद छुट्टी मनाइए। ठीक है, तो क्लास सी यू टुमारो, ओके, विद अ न्यू टॉपिक इन द पॉलिटी पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।